नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और आज हमारे साथ हैं कर्नल डॉक्टर रंजीत सिंह जो इक्फाई यूनिवर्सिटी के 6ठे दीक्षांत समारोह में अभी अपने स्टूडेंट्स को ये पुरस्कृत कर रहे हैं और शिक्षा के विविध आयामों पर चर्चा हो रही है। आज वैश्विक जो खतरा जिस तरह से दिख रहा है, आपने कल भी चर्चा किया था, ऐसे दौर में शिक्षकों का और जो शिक्षा से जुड़े हुए लोगों हैं इनका क्या दायित्व बन जाता है? शिक्षकों का दायित्व थोड़ा ज़्यादा है और वही दायित्व समाज का भी है। सबसे पहले तो हम लोग धैर्य और संयम बरतें, धैर्य और संयम के आगे कुछ नहीं है। दूसरा बात है आत्मविश्वास। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, आंतरिक रूप से भारत बहुत ही शक्तिशाली देश है। इकोनॉमिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, मिलिट्री तौर पे, और सबसे ज़्यादा है हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा है वो बहुत ही सशक्त है। जो हज़ारों साल के बहुत सारे लोग विदेशी आक्रांता आए गए, चीज़ें आई बदल गई, पर अभी तक जैसे मोहम्मद इकबाल कहते हैं, बाकी अभी तक हम तक है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान है, रहेगा और कायम रहेगा। हाँ, दिक्कत आएगी थोड़ी सी, जब झंझावात आते हैं, तूफान आते हैं तो दिक्कत तो होगी। तो उस दिक्कत का हम लोग सामना करेंगे, डट के सामना करेंगे, और जितना एकजुट होकर के सामना करेंगे वो उतना ही आसान होगा हम लोगों के लिए। तो मैं भी एक शिक्षक हूँ, हमारे शिक्षक सब यही करेंगे और आगे से सीख लेंगे बाकी चीज़ें। आप एक शिक्षक के साथ साथ आप एक सैनिक भी हैं और सेना से आपका संबंध रहा है। जिस तरह से वैश्विक तौर पे जियोपॉलिटिक्स का खतरा, युद्ध का खतरा, आधुनिक युद्ध का खतरा ये बढ़ रहा है, वो भी एक जवानों का क्षेत्र है और ये भी एक शिक्षा भी जवानों का क्षेत्र है। दोनों के बीच में कैसा सामंजस्य दिखता है? क्या एक सैनिक होने के नाते जो युद्ध की विभीषिका विश्व झेल रहा है, क्या आवश्यक है? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि एक सैनिक है ऐसा व्यक्ति है जो अंतिम व्यक्ति है जो युद्ध चाहता हो। मतलब बहुत सारे लोग युद्ध चाहते हैं, बहुत लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, पर सैनिक तहे दिल से चाहता है कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध का जोखिम और उसकी जो विभीषिका है, जितना सैनिक झेलता है उतना समाज का और कोई व्यक्ति नहीं झेलता है। तो युद्ध से सबको बचना चाहिए, पर युद्ध बिल्कुल कभी कभी अवश्यंभावी हो जाता है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और जिस तरह से मिलिट्री तौर जो बताया मैंने, उसके ऊपर हमेशा युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि दूसरी कहावत ये है कि युद्ध के लिए तैयारी ही शांति की को गारंटी करता है, यही चीज़ है। तो उस चीज़ के हिसाब से हम तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से सिलेबस को लेकर के बात होती है कि सिलेबस जो है आउटडेटेड हो जाता है, सिलेबस को बनाने और उसका जो एक टेक्निकल समय जो चल रहा है, युग चल रहा है, ऐसे में सिलेबस कितना जल्दी बने और उस पर कब पढ़ाई हो और ताकि उसका सही समय पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इस विचार पर आपका क्या सोचना है? देखिए, एक तरह की ये भ्रम है कि टेक्नोलॉजी बाज़ार में पहले आती है और उसके बाद तब वो शिक्षा संस्थानों में जाती है। क्योंकि जो कुछ भी है, मौलिक रिसर्च है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या इंजीनियरिंग के अंदर विधाएं, वो पहले विश्वविद्यालयों या अनुसंधान परिसरों में ही होता है। वहाँ से निकल के इंडस्ट्री में जाती है जो उसको टेक्नोलॉजी बनाता है। तो लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में पैदा हो रही है, मिलिट्री पैदा हो रही है, ये नहीं है। तो विश्वविद्यालय हो सकता है हमारा विश्वविद्यालय नहीं हो, और हार्वर्ड है, मैसाचुसेट्स हैं, IITs हैं, तो टेक्नोलॉजी या कोई भी नई तकनीक है वो विश्वविद्यालयों या शोध संस्थानों से निकल कर के ही इंडस्ट्री और या आर्मी में या आर्म्ड फोर्सेस में अन्य जगह जाती है। पर उसका विकसित रूप जब आ रहा है तो तब तक मुझे मालूम है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो उसको सिद्ध करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे अभी देख रहे हैं आप, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या क्रूज मिसाइल्स हैं, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है। मैक 6 पे, मैक 12 पे उसकी स्पीड आ रही है। तो मैक 12 पे स्पीड कौन से एक्सप्लोसिव्स हैं जो उसमें लगाया है, जिसके जैसे जो प्रोपल्शन सिस्टम है, फ्यूल है, उसका किस पे होगा, उसके बारे में केमिस्ट लोगों को पता है। पर उसको पुख्ता किया है इंडस्ट्री ने, पुख्ता कर रहा है, तो उसके आगे हम आगे बढ़ के सोचेंगे और जो उन लोगों ने किया है वो सिलेबस में ले आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सो रहे थे और टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे से, हमारे घर से निकल के ही वहाँ तक गई है।
एक आखिरी सवाल है, आप मिलिट्री से भी हैं और शिक्षण के क्षेत्र में भी है, यूथ पावर आपके पास है, जवानों का पावर मिलिट्री के पास होता है, क्या भारत के यूथ को भी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको यूज़ करने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग, बेसिक्स ट्रेनिंग के लेवल पे इनको ट्रेंड करना चाहिए? देखिए, इसमें दो विचार हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग का दो अंग है, एक अनुशासन, शारीरिक चुस्ते दुस्ते, यहाँ तक तो ठीक है, हर यूथ को करना चाहिए, उसको तैयार होना चाहिए ताकि बदल सके। पर जैसे ही आप एग्रेसिव मिलिट्री ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, आक्रामक नहीं, तो वो आक्रामक राष्ट्रवाद को जन्म देता है, और आक्रामक राष्ट्रवाद कट्टरवाद को जन्म देता है, और कट्टरवाद युद्ध को जन्म देता है। इसलिए मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि सारे यूथ को कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए, एनसीसी वगैरह हो रही है, वहाँ तक ठीक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर कर्नल रंजीत सिंह, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि युवा जो शक्ति है और भारत की सैन्य शक्ति है, अपने आप में सक्षम है, और जो जिस क्षेत्र में है अपने क्षेत्र में वो अपना कार्य अच्छा से करे तो सभी दायित्वों की पूर्ति हो जाएगी। सहयोगी नूतन के साथ राजेश कृष्ण, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।